गोपी, जा बेटा पास के तालाब से पानी ले आ। घर का सारा पानी खत्म हो गया है, इतना सारा काम बाकी है। माँ, मैं आज सुबह ही तो 2 बाल्टी पानी लेकर आया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? मोती और गोपी बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती गोपालपुर गांव में प्रसिद्ध थी। साथ ही खेलते कूदते पढ़ते लिखते दोनों बड़े हुए थे। पर दोनों दोस्त इतने बड़े होने के बाद भी कोई काम नहीं करते थे, जिस कारण उनके घर वाले हमेशा उनसे परेशान रहा करते थे। एक दिन गोपी की माँ उसको गांव से 1 किलोमीटर दूर तालाब से घर के काम के लिए पानी लाने को कहती है। बेटा, घर में इतना सारा काम होता है, पानी तो खत्म होगा ही ना, और वैसे भी तू पूरा दिन बैठा ही रहता है, तो कुछ काम कर ले। जा अब पानी ले आ। माँ, सबसे पहले तो तुम ये ताना मारना बंद करो। तुम सबने मिलकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। पूरे दिन एहसास दिलाती रहती हो कि मैं कितना निकम्मा हूँ। हाँ, वो तो तू है ही। कामचोर लोगों को ऐसे ही ताने पड़ते हैं। अपने दोस्त मोती को देख, उसके घर वाले उसकी पूजा तो नहीं करते, वो भी तो उसको ताने ही मारते रहते हैं। खुद भी वैसा और दोस्त भी वैसा। कम से कम दोस्त अच्छा होता तो उससे कुछ सीखता तो, पर नहीं, दोस्त भी अपने जैसा निकम्मा। गोपी की माँ गोपी के ऊपर गुस्सा निकालने के बाद अंदर चली जाती है। गोपी भी गुस्से में घर से निकलकर अपने दोस्त मोती के पास पहुंच जाता है। वो दोनों गांव के पास ही तालाब के किनारे एक दूसरे से मिलते हैं। मिलते ही गोपी मोती से कहता है, देख यार मोती, मैंने एक फैसला किया है। मैं हर रोज के ताने नहीं सह सकता। मैं अपना घर छोड़कर जा रहा हूँ, और जब तक मैं पैसे नहीं कमा लेता तब तक इस गांव में कदम नहीं रखूंगा। यहाँ के लोगों से अच्छा तो बाहर के लोग ही हैं। जब ऐसे ऐसे घर वाले ही होंगे तो बाहर की जिंदगी ही अच्छी है। इन सबको सिर्फ पैसे कमाने वाले लोग ही पसंद है। तूने बिल्कुल मेरे मन की बात बोल दी दोस्त। मेरे घर में भी आज यही सब हुआ है। मैं भी अपने घर वालों से तंग आ गया हूँ। एक तो हर काम में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, फिर भी ताने सुनते रहो। सही कहा तूने, सिर्फ पैसे कमाने वालों को पूछा जाता है। अब तो मैं भी तेरे साथ ही चलूंगा, और जब तक पैसे न कमा लूं तब तक यहाँ एक कदम भी नहीं रखूंगा। मोती और गोपी आपस में विचार करके किसी को भी बिना बताए गांव छोड़कर वहां से चले जाते हैं। इधर उनके घर वालों को ऐसी किसी भी हालात की कोई जानकारी नहीं थी। गोपी और मोती के हिसाब से दोनों के घर वालों को उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांव से निकलते निकलते शाम हो जाती है। वो दोनों बगल के ही गांव में किसी के घर के बाहर रात बिताने के लिए रुक जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही वो वहां से भी चले जाते हैं जहां उन्होंने रात गुजारी थी। कुछ देर में अब वो लोग अपने गांव से काफी दूर निकल आए थे। गोपी, आज हमारा पहला दिन है। अब हमें कहीं न कहीं काम ढूंढना चाहिए। आज से ही पैसे कमाने की शुरुआत करनी पड़ेगी। वो देखो, मिल गया काम। इससे ही पहला काम मांगते हैं। क्या पता इसके खेत में ही काम करने के लिए कुछ मिल जाए। बगल में ही वो खेत के मालिक सेठ अमीरचंद के पास काम मांगने पहुंच जाते हैं। सेठ जी, आप हमें कुछ काम दे देते तो आपकी बड़ी कृपा होती। बेटे, तुम लोग तो नौजवान हो, दिखते भी अच्छे घर के हो। ये सब काम तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम शहर जाओ, कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढो। तुम लोग ये सब काम करते अच्छे नहीं लगोगे। सेठ जी, हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। हमें शहर में भी अच्छा काम मिलना मुश्किल है। आप ही अपने खेती के लिए कुछ काम दे देते तो अच्छा रहता। हम लोग घर से भाग कर आए हैं, और हमने विचार किया है कि जब तक कुछ पैसे न कमा लें अपने घर वापस नहीं जाएंगे। तुम लोगों की हिम्मत देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मुझे अपने खेत में कुछ काम करवाना था। तुम दोनों वो कर दो, जो भी पैसे बनेंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। मोती और गोपी को पहला काम मिल चुका था। शाम तक दोनों जी जान से पूरे खेत का काम कर देते हैं। सेठ भी समय से पहले काम पाकर काफी खुश था। वो इन दोनों को उनकी पहली कमाई का पैसा देते हुए कहता है, ये लो, तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये तुम दोनों के 100 रुपए हैं। अब तुम दोनों जा सकते हो। पर सेठ जी, ये तो बहुत कम पैसे हैं। हमने तो बहुत मेहनत की है और समय से पहले आपका काम करके दिया। आपको कम से कम हमें 300 रुपए देने चाहिए थे। नहीं बेटे, ऐसा नहीं है। जो दिया है अच्छा ही दिया है। हमारे गांव का तो ऐसा ही हिसाब है। अब तुम्हारे यहाँ क्या हिसाब है मुझे क्या पता। मुझे अपनी तरफ से जो देना था मैंने दे दिया। अब तुम लोग यहाँ से जाओ। दोनों दोस्त बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाते हैं।
वो दोनों अगले 10 दिनों में कई बार अपना काम बदल चुके थे। कभी वो लोग किसी के घर की रखवाली करते तो कभी किसी की गौशाला की, लेकिन कभी भी उन्हें अच्छे पैसे नहीं मिलते। एक दिन दोनों थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठे सोच रहे थे, यार गोपी, आज घर से आए हुए 15 दिन से ऊपर हो गए, पर हमने अभी तक सिर्फ 1000 रुपए ही कमाए हैं। खाने पीने का भी कोई ठिकाना नहीं। कम से कम इतना पैसा तो कमा ले जिससे इज्जत से घर जा सके। जब तक घर पर था ये सब आसान लगता था, लेकिन अब पता चल रहा है कि बाहर की दुनिया कितनी मुश्किलों से भरी हुई है। मुझे तो लगता था कि मेरे घर वाले ही खराब हैं, लेकिन बाहर की दुनिया जानने के बाद पता लगा ये दुनिया तो और बेकार है। इनसे अच्छा तो हमारे घर वाले ही हैं। वहाँ खाने की और सोने की चिंता तो नहीं थी, लेकिन बिना पैसे कमाए तो जाना ही बेकार है। फिर से वही हालत हो जाएगी। चलो, बात करने से अच्छा चलकर कुछ काम ढूंढते हैं। गोपी और मोती वहाँ से अगला काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ दूर पहुँचने के बाद ही उन्हें एक नया मकान बनते हुए दिखाई देता है। वो लोग वहीं खड़े मकान के ठेकेदार के पास पहुँच जाते हैं और काम का नया मौका देखकर उससे बोलते हैं, आप अगर हम दोनों को अपने यहाँ काम करने का मौका दे देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हम लोग कई दिनों से काम की तलाश में भटक रहे हैं। अच्छा ही किया जो तुम दोनों यहाँ आ गए। मेरे पास 2 लोगों की जगह खाली थी, पर मैं तुम दोनों को हर रोज के 500 ही दे पाऊंगा, और ये काम कम से कम 30 दिन तक चलेगा। अगर करना चाहते हो तो बताओ। मोती और गोपी दोनों हर रोज का इतना पैसा मिलने की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। उनको इतना सारा पैसा मिलने का भरोसा भी नहीं था। दोनों दोस्त जी जान लगाकर घर बनाने का काम करते हैं और समय से पहले ही सारा काम पूरा कर देते हैं। ठेकेदार भी खुश होकर उनको कहे से ज्यादा पैसे दे देता है। उससे अपना सारा पैसा लेने के बाद दोनों वापस अपने गांव निकल पड़ते हैं। इस बार इन लोगों के पास अच्छे खासे पैसे थे। दोनों अगले दिन सुबह सुबह ही अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद गोपी अपनी माँ से कहता है, तुम कुछ पूछो उससे पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं और मोती यहाँ से घर छोड़कर चले गए थे। हम दोनों हर रोज के ताने से तंग आ चुके थे। माँ, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी मैं ये सोच भी नहीं सकता। यहाँ से जाने के बाद पता लगा कि अपना घर अपना ही होता है। ना तो कोई काम के लिए सही पैसे देता था, न ही खाने के लिए कुछ। जैसे तैसे हमने दिन गुजारे हैं। वो तो यहाँ आने से पहले जो काम मिला सिर्फ उसी का मालिक अच्छा था। उसने हम लोगों को पूरे काम के इतने पैसे दिए कि हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया है कि गांव में ही हम एक दुकान खोलेंगे और अब से कभी घर बैठकर आप लोगों को शर्मिंदा होने का मौका नहीं देंगे। अपनी गलती के लिए मैं फिर से माफी मांगता हूँ। माँ, बेटा तुम सही सलामत वापस आ गए, मेरे लिए तो वही सबसे अच्छा है। ठीक ही है, जो हम लोग नहीं सिखा पाए वो तुम्हें बाहर के लोगों ने सिखा दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खूब मेहनत करो, खूब। ब्याज का पैसा भी तो चुकाना है। ध्यान है ना कि भूल गए? मालिक सब याद है। जिसने उधार लिया है वो कभी नहीं भूलता। हाँ, बातें तो बड़ी बड़ी करता है। देखता हूँ इस बार समय से ब्याज चुकाता है या नहीं। मैं तुम गांव वालों से अपना ब्याज का पैसा लिए बिना मरने वाला नहीं हूँ। जानते हो ना, मेरा नाम अमर सिंह है, अमर सिंह। अमर सिंह गांव का जाना माना कंजूस था, जो गरीबों को ब्याज पर पैसा दे अपने घर का गुजारा करता था। मुंशी जी, इस बार मैं किसी का पैसा नहीं छोड़ने वाला। सब लेकर रहूंगा, सब कुछ लेकर। ये मतई कहाँ जा रहा है? जरा इससे पूछूं कि ये मेरे पैसे कब तक देगा। अरे कहाँ भाग रहा है? सुन, तूने जो मुझसे उधार लिया था वो पैसा कब तक देगा भाई? अरे आपका दिमाग तो ठीक है ना? कौन से पैसे? मैंने आपसे जितने उधार लिए थे सब ब्याज समेत पहले ही चुकता कर चुका हूँ। अब मेरे पास आपकी कोई उधारी नहीं है। मेरा भाई शहर में काम करता है, मैं उससे पैसे मांगता हूँ। पैसे के मोह ने अंधे के साथ साथ आपको पागल भी बना दिया है। देखा देखा तुमने कितना बेशरम हो गया है ये। कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। 4 पैसे क्या आने लग गए, पुरानी बातें भूल गया जब मेरे सामने गिड़गिड़ा कर पैसे मांगने आता था। सेठ जी, बात तो सही है। आपके दिमाग में पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं। किसी को भी राह चलते टोकना अच्छा नहीं है।
अगले दिन मुंशी के आने के बाद अमर सिंह उसे ब्याज का पैसा बढ़ाकर वसूलने के लिए कहता है। मुंशी जी, अब से ब्याज का पैसा बढ़ा दिया गया है। पहले के मुकाबले अब 50 रुपए ज्यादा ब्याज वसूलना है आपको। कितना कंजूस आदमी है, भगवान ने जितना दिया उससे चैन नहीं। इसी बीच मुंशी के गांव का एक आदमी अपने बच्चे और पत्नी के साथ अमर सिंह के यहाँ उधारी मांगने आता है। मालिक मुझे 1000 रुपए की जरूरत है। बच्चे को इलाज के लिए शहर ले जाना है, बहुत जरूरी है। क्या हुआ, सब ठीक तो है? मालिक, गांव के वैद्य ने बताया कि मेरे बेटे का इलाज शहर में ही संभव है। देखो, तुम्हारे बच्चे की बीमारी का इलाज मैं नहीं कर पाऊंगा। इसको तो जितनी जल्दी शहर ले जा सकते हो ले जाओ। शहर? लेकिन वहां तो बहुत खर्चा आएगा। 1000 रुपए में सारा काम हो जाएगा। सोचने में समय बर्बाद मत करो, जल्दी से जल्दी शहर जाने का उपाय करो। मालिक, इसीलिए आपके पास आया। आप अगर 1000 रुपए दे देते तो जिंदगी भर आपका एहसान मानता। एहसान से घर नहीं चलता, पैसे से चलता है। तुम बस 1 महीने में ब्याज के पैसे दे देना, बाकी तुम चाहे जितने पैसे ले जाओ। मुंशी जी, इसे 850 रुपए दे दीजिए। मालिक, 850? हाँ, 850। ब्याज का पैसा पहले ही काट लिया जाता है। अब पैसे लो और समय से लौटाना मत भूलना, नहीं तो ब्याज बढ़ जाएगा। मुंशी से पैसे लेने के बाद वो आदमी अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है। अमर सिंह भी कुछ देर आराम करने के लिए घर के अंदर जाता है। मुंशी जी, अब तो मैं चला आराम करने। अगर कोई उधारी लेने आए तो नए ब्याज के बारे में याद रखिएगा। अरे क्या चैन की नींद सोने जा रहे हैं? कैसे चैन से सो सकते हैं आप? इतने लोगों को उधार पैसे दे मनमाना ब्याज वसूलना गलत नहीं लगता? लोग पीठ पीछे कितनी बुराइयां करते हैं, कोई भी इज्जत नहीं करता आपकी। इतना अच्छा घर उसी ब्याज के पैसे से बना है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता और इज्जत से पेट नहीं भरता, पर पैसे हो तो जरूर भरता है। यही तो बिजनेस है, तुम नहीं समझोगी। भला एक औरत क्या समझे कि पैसा कैसे कमाया जाता है। अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत करना। जिस दिन उधारी दो उस दिन नींद बहुत अच्छी आती है। हर रोज ऐसा ही होना चाहिए। अरे सुनिए, दूध का समय हो गया है, जाकर ले आइए। मुंशी जी, सुना नहीं? जाइए, दूध लाने का समय हो गया है। सेठ जी, मैं अब कभी दूध लाने नहीं जा सकता। उस बेईमान आदमी से मेरी लड़ाई हो गई है। अब तो मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। इसी बहाने कोई मिल जाएगा तो उधार के पैसों की बातें भी हो जाएंगी। दूध का बर्तन ले अमर सिंह दूध वाले के पास पहुँच जाता है और 1 लीटर दूध ले पैसे देते हुए घर की ओर चल पड़ता है। मालिक, ये क्या है? आपने 30 रुपए दिए हैं। दूध का दाम तो 50 रुपए हो चुका है, पर पहले तो तुम 30 रुपए का ही देते थे। मालिक, ये दूध का दाम मैंने आपके लिए ही बढ़ाया है। कैसे दूसरों को लूट कर पैसे कमाए जाते हैं, ये सब मैंने आपसे ही सीखा है। अमर सिंह मुंशी के साथ बाजार से अपने घर का राशन खरीद कर आ रहा है। मुंशी के सर पर सामान है, वहीं अमर सिंह बैलगाड़ी में बैठा हुआ है। आज जितनी कमाई नहीं हुई उससे ज्यादा खर्चा हो गया। सेठ जी, मैं भी अगर बैलगाड़ी पर बैठ जाता तो थकान नहीं होती। अगर आपको इसमें बैठना है तो आधा पैसा देना पड़ेगा। मेरे पैसे से तो सिर्फ मैं ही इस पर बैठ कर जाऊंगा। मुंशी और अमर सिंह दोनों बात कर ही रहे थे कि इसी बीच नारियल के पेड़ से कुछ नारियल मुंशी के ऊपर तो कुछ अमर सिंह के पैर पर गिर जाते हैं। अरे, मेरा पैर टूट गया, मेरा पैर।
हाय मेरा पैर, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, उठाओ मुझे, मेरे पैसे बर्बाद हो जाएंगे अब तो। सुनो, जितने कम पैसे में हो उतने में काम कर दो। ये लो पैसे, जल्दी इलाज करो। ये क्या सिर्फ 50 रुपए? अभी रुको। वैद्य अमर सिंह के पैर पर कुछ दूरी में पट्टी बांध देता है। ये क्या है? पैर तो घुटने तक टूटा है मेरा। तूने इतनी ही पट्टी क्यों लगाई? 50 रुपए के हिसाब से इतना ही होगा। मैंने तुमसे ही सीखा है, जितना पैसा उतना इलाज। हे भगवान, ये सब क्या है? ये लो 200 रुपए और लो, पर मेरा इलाज अच्छे से कर दो। अपने पैर का इलाज करवाने के बाद अमर सिंह घर चला जाता है। वो मुंशी को पैसे के हिसाब के बारे में बता रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा पैर टूट गया लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ऐसा कैसे? नारियल तो तुम्हारे ऊपर भी गिरा था। मेरे सर पर राशन का सामान था, जिस वजह से मैं बच गया, नहीं तो आज मैं भी आपकी तरह लंगड़ा पड़ा रहता। क्या कहा? खैर छोड़ो ये सब। अब से कुछ दिनों तक पैसे का हिसाब तुम्हें ही देखना होगा। मुझे हर शाम तुम एक बार सारी खबर देना, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इतना सब हो गया, लेकिन पैसे का मोह अभी तक नहीं गया। मुझे ही इन्हें सुधारना होगा। जब तक ये नहीं सुधरते तब तक इन्हें कमरे में ही बंद रहना होगा। ये सब क्या कर रही हो? वैद्य ने बोला है कि जब तक आप सही नहीं हो जाते तब तक आपको बंद कमरे में ही रहना पड़ेगा। ठीक है, ये काम करो, मुझे खाना दो, काफी भूख लगी है, खाकर मैं सो जाता हूँ। यही सही मौका है इनको सबक सिखाने का। अमर सिंह की पत्नी खाने की जगह थाली में पैसे के नोट और सिक्के रख अमर सिंह को दे आती है। ये लीजिए, पेट भर खा लीजिए, आज तो आपका पसंदीदा खाना लेकर आई हूँ। ये क्या है? इसे मैं कैसे खा सकता हूँ? पैसे से पेट भरता है क्या? इतना अच्छा घर उसी ब्याज के पैसे से बना है। बिना पैसे के कुछ नहीं होता, और इज्जत से पेट नहीं भरता, पर पैसे हो तो जरूर भरता है। मैं समझ गया। ये सब तुमने मुझे सबक सिखाने के लिए किया। आज पैसे हैं, मैं तब भी अपना पेट नहीं भर सकता। मुझे माफ कर दो। इस पैसे की अहमियत मैं समझ गया। मैंने जिसको भी ब्याज पर पैसा दिया है, उन सब का ब्याज अब माफ, बिल्कुल माफ। अपनी पत्नी के किए बर्ताव से अमर सिंह को सबक मिल चुका था। वो ठीक होते ही सबका ब्याज माफ कर देता है। अब तो गांव के लोग उसके व्यवहार को देख अमर सिंह की इज्जत करने लगे थे। मजनू हर रोज उठता और अपने मुरमुरे का सामान लेकर बेचने निकल पड़ता। शाम तक गांव के चौराहे पर खड़ा रहने के बावजूद भी वो मुश्किल से दिन का 20 से 25 रुपए ही कमा पाता। हर शाम वो इतने ही पैसे लेकर घर वापस लौट आता। आज उसके घर आने से पहले उसके गांव का महाजन पैसे के लिए उसकी बीवी को धमकी दे गया था। तेरा पति कहाँ है? मेरे आने से पहले ही जो वो भाग जाता है, ऐसा कब मिलेगा मेरा? 6 महीने पहले मैंने तुम लोगों को उधार दिया था, याद है ना? धीरे धीरे ब्याज कितना हो गया है। अगर मुझे कल तक में पैसे नहीं मिले तो मैं घर का सारा सामान बेच पूरा घर अपने कब्जे में ले लूंगा, समझी? अपने पति को आते ही बता देना सब कुछ। मजनू जैसे ही घर आता है, उसकी पत्नी उदास बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। आइए, अच्छा हुआ आप आज जल्दी आ गए। आज कितनी कमाई हुई? कमाई तो हर रोज की तरह ही हुई है। क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? महाजन पैसे मांगने आया था। धमकी देकर गया है कि आज का दिन आखिरी दिन है। अगर पैसे नहीं मिले तो घर का सारा सामान भी बेच देगा और हमारा घर भी वो अपने कब्जे में ले लेगा। जाने दो, ले जाने दो घर। अब हमारे पास तो यही है। आज की रात चैन से बिस्तर पर सो लेंगे। कल से तो हमारे लिए धरती बिस्तर और आसमान छत। बेटा, खाने के लिए कुछ है? लगता है बाबा आज देरी से आए हैं।
आज आप काफी देरी से आए हैं। हाँ बेटा, महाजन के यहाँ से आ रहा हूँ। उसने मुझे भिक्षा देने के नाम पर काफी देर तक अपने यहाँ बिठाए रखा। फिर कुछ देर बाद आकर बोला कि उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए। आपको तो पता ही है कि महाजन कैसा है। आप सीधा मेरे घर ही आया कीजिए, वहाँ जाने की जरूरत ही क्या है। तुम कह तो सही रहे हो, महाजन ने आज तक मुझे भिक्षा नहीं दिया। हर बार किसी न किसी बहाने से भगा ही देता है। पूरे गांव में तुम ही एक हो जो मेरे जैसे साधु को भिक्षा देते हो। अब से मैं सीधा तुम्हारे यहाँ ही आया करूंगा। लेकिन आज के बाद तो हम इस घर से जा रहे हैं। कहाँ? पता नहीं। कल से इस घर पर महाजन का कब्जा हो जाएगा। मैं उसकी उधारी समय से चुका नहीं पाऊंगा, और उसने धमकी दी है कि अगर उधारी चुकता नहीं हुआ तो वो मेरे घर पर कब्जा कर लेगा। कुछ देर बाद साधु मजनू से भिक्षा लेकर चला जाता है। अब रात होने के बाद दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। मजनू सपने में देखता है कि साधु उसके घर के सामने वाले पेड़ पर जल छिड़ककर कुछ मंत्र उच्चारण करता है। उसके बाद मजनू से कहता है, अब वक्त आ गया है जब मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तुम्हें मेरे मदद की अब सख्त जरूरत है। इस पेड़ के फल कल सुबह सुबह ही पक जाएंगे। ये पका हुआ फल अपने आप गिरता रहेगा। तुम उसे उठाओगे तो वो सोने में बदल जाएगा। लेकिन अगर कोई और इस पेड़ के पास आया भी तो इस फल को छूते ही अपंग हो जाएगा। अगले दिन मजनू सारे फल देखकर चौंक जाता है और अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए बुलाता है। अरे सुनो, बाहर आओ। ये देखो क्या हुआ, सारे फल बड़े होके पक गए। मैंने सपने में देखा था कि अगर हम लोग इस फल को तोड़ेंगे तो ये सोने में बदल जाएगा। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? रुको, पेड़ के पास चलो। दोनों जैसे ही पेड़ के पास पहुंचते हैं वैसे ही पका हुआ फल सोने में बदलकर गिरने लगता है। चलो जल्दी जल्दी उठा लेते हैं, जल्दी जल्दी। अरे मजनू, बाहर आ। क्या हुआ? आज पैसे देगा या घर खाली करेगा? रुक जाइए मालिक, रुकिए, अभी आया। ये लीजिए मालिक, इसमें आपका सारा पैसा है। अच्छे से गिन लीजिएगा। अब हमें आगे से आपसे कभी भी उधार की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई लॉटरी लग गई क्या? इतने पैसे कहाँ से आ गए? चलो। पैसे आने के बाद मजनू गांव वालों को बुला बुलाकर उनकी परेशानी सुनने लगा। वो अब पैसे देकर भी गांव वालों की मदद कर दिया करता। एक दिन महाजन का चेला उसे इस बात की जानकारी देता है। मालिक, सुना आपने? मजनू अब लोगों को पैसे भी बांटने लग गया है। ऐसे तो कोई आपसे पैसे लेगा नहीं, फिर आपके पास ब्याज का पैसा भी नहीं आएगा। आप गांव वालों को कैसे लूटेंगे अब? अच्छा, तो इस मजनू के बच्चे ने पैसे बांटना भी शुरू कर दिया। एक बार मैं अपनी आंखों से देख कर आता हूँ। महाजन मजनू के घर के बाहर ये सब छुप कर देखता है तो उसे मजनू गांव के लोगों को पैसे देते हुए दिखाई देता है। ये तो सच में गरीबों में पैसे बांट रहा है। ऐसे तो मेरा पूरा काम बर्बाद हो जाएगा। मेरे पास तो कोई उधार लेने आएगा ही नहीं। कुछ देर बाद अंधेरा होते ही सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद मजनू उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। फिर से पेड़ से पके फल नीचे गिरते ही सोने में बदल जाते हैं। महाजन ये सब देखकर हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये बात है। इस पेड़ की वजह से ये मजनू का बच्चा हवा में है। अब समझ गया। इसके जाते ही मैं भी इसका फल तोड़ दूंगा, और जब वो सोने में बदल जाएगा तो मैं उसे बेच दूंगा। महाजन जैसे ही फल तोड़ने की कोशिश करता है वैसे ही फल सड़कर उसके ऊपर गिरने लगते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये क्या है? ये क्या है? यहाँ से भागने में ही भलाई है। जान बचाना है तो भाग ले मोटे। घर पहुँचते ही महाजन का पैर काम करना बंद कर देता है। गांव के लोग भी अब महाजन से उधार लेने की बजाय मजनू से बिना किसी ब्याज के उधार लिया करते थे। देखा तुमने, साधु की वजह से कितना सब कुछ बदल गया। किसी के लिए अच्छा करो तो वो अच्छाई जरूर वापस आती है। हाँ, अब तो साधु आते भी नहीं है। मुझे तो लगता है वो हमारी मदद करने के लिए ही इस गांव में आए थे।